नेपाल में आंदोलनकारियों की अंतरिम नेता चुनी गई सुशीला कार्की अंतरिम नेता चुनी गई हैं। अंतरिम सरकार की मुखिया भी बन सकती हैं। अच्छा, इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बहुत बड़ी खबर है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव में सुशीला कार्की, जो कि अंतरिम सरकार की मुखिया, उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूं। उन्होंने कहा कि नेपाल की जनता और भारत की जनता के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। बिल्कुल ठीक बात। भारत ने कई मौकों पर नेपाल की मदद की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जिनको आप सुन रहे हैं उन्हें वहां के आंदोलनकारियों ने एक तरीके से अंतरिम सरकार का मुखिया चुना है। सुनिए। भारत से क्या उम्मीद करती हैं आप? और नेपाल में भी बहुत सारे भारतीय हैं जो अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा चिंतित हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत से हम लोगों का रिश्ता आज नहीं है, बहुत दिनों से। और गवर्नमेंट क्या है नेपाल का और नेपाल की गवर्नमेंट से क्या रिश्ता है वो अलग बात है, लेकिन नेपाल की जनता और भारत के जनता के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है कि बहुत अच्छा रिलेशन है। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे हमारे परिचित हैं, जिनको कुछ हुआ तो हमको आंखों में आंसू आती है। अब मोदी को नमस्कार कर रही हैं सुशीला कार्की, जो आंदोलनकारियों ने जिन्हें अपना नेता चुन लिया एक तरीके से। लेकिन साहब, एक तो ये समझिए साहब, ये जो हो रहा है ना, ये सड़कों पर जो नेपाल में, ये क्रांति नहीं है, ये क्राइम है। ये कोई क्रांति नहीं है, ये आंदोलन नहीं, ये उपद्रव है। ये उपद्रव है। नेपाल में अराजकता और हिंसा के तांडव को ना मेरी नजर में क्रांति कहना ये खुद के साथ बेईमानी होगी। हिंसा, तोड़फोड़, लूटपाट, आगजनी, मारकाट को क्रांति का नाम देकर इस शब्द को हम लोगों को बदनाम नहीं करना चाहिए। क्रांति नहीं। मतलब आप सोचकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट जला दिया, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटना, ये कहीं से भी इसे क्रांति नहीं कहा जा सकता। ठीक। हालांकि कहा जा रहा है कि नेपाल में जो कुछ हुआ वो लंबे समय से पनपते आक्रोश का विस्फोट था। बड़े 10-15 सालों से कुछ अंदर पनप रहा था। लेकिन क्या जनता का आक्रोश किसी देश में अराजकता, क्रूरता, हिंसा, अपराध का लाइसेंस है क्या? आज ये सवाल नेपाल से ज्यादा भारत में क्यों पूछे जाने की जरूरत है, मैं आपको बताऊंगा। भारत में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद नेपाल में हिंसा, क्रूरता, मारकाट और आगजनी की तस्वीरें देखकर ना बहुत मजा आ रहा है। मैं कहूंगा उन्हें इस आग में अराजकता की उम्मीद नजर आ रही है। भारत में ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे शक होता है कि क्या ये लोग भारत को भी नेपाल की तरह अराजकता की आग में धकेलना चाहते हैं, या वो मन्नत मांग रहे हैं, या पनौती। आज इंडी अलायंस के नेता और राहुल गांधी के राजनीतिक पार्टनर तेजस्वी यादव से जब नेपाल हिंसा को लेकर सवाल पूछा गया ना, जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नेपाल से बिहार बहुत दूर नहीं है, क्योंकि बिहार से नेपाल की सीमा सटी हुई है। नेपाल से बिहार बहुत दूर नहीं है, बिहार से नेपाल की सीमा सटी हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा साहब कि लोकतंत्र में अगर आप जनता के अधिकार छीनेंगे तो यह विद्रोह होगा, इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को सीखना चाहिए। क्या लोग चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि दंगा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दे यहाँ के लोग। संजय सिंह जो बात इशारों में कह रहे थे ना, वो बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने खुलकर कह दी। इसे आप कह सकते हैं ये बद्दुआ एक तरीके से देने की कोशिश है। उद्धव गुट के नेता हैं संजय राउत। इन्होंने कहा कि हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, वो सारी चीजें नीचे संजय राउत। ये सिर्फ संजय राउत की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने तो नाम लिए बिना सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी ने हिंदुस्तान में, देखिए, मोदी ने हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म कर दिया है। अब तूफान देश की ओर बढ़ रहा है, उन्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। तूफान भारत की ओर आ रहा है, भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये लोग नेपाल वाली बद्दुआ भारत को क्यों दे रहे हैं? ये लोग चाहते हैं कि भारत में नेपाल जैसे हालात हो। नेपाल में जो हुआ, भारत को क्यों बद्दुआ? इससे एक दिन पहले ना, यही जो आईपी सिंह, जो अखिलेश यादव के करीबी हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर, कई पोस्ट किए थे धड़ाधड़, जिसमें वो भारत के युवाओं से नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील कर रहे थे, उकसाते नजर आए थे। आईपी सिंह ने पीएम मोदी को तानाशाह बताया। वहीं एक पोस्ट में उन्होंने छात्रों को उकसाते हुए साफ तौर पर लिखा कि छात्रों कैंपस छोड़ो। ये वो पोस्ट है, कैंपस छोड़ो, बाहर आओ, अपने भविष्य के लिए सत्ता से टकराओ। क्या चाहते हैं ये लोग?
ये लोग चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी जाए, ये लोग चाहते हैं कि दौड़ाया जाए, पीटा जाए, मारा जाए। यहां तो संस्थाओं में भरोसा है ना यहां पर लोगों को, या संस्थाओं को डिस्क्रेडिट करने का नतीजा जो नेपाल में दिखा वो प्रयोग यहां पर भी करने की जरूरत। एक प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपने कई डिबेट्स में देखा होगा, सुरेंद्र राजपूत, इन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया कि चीन के दोस्त प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक, अब अगला नंबर आपका है। क्या मतलब कांग्रेस के एक और प्रवक्ता हैं रागिनी नायक, उन्होंने, अब क्या हुआ, वहां पर एक मीडिया हाउस में आग लगा दी गई, नेपाल में एक मीडिया हाउस में आग लगा दी गई। लिख रही हैं कि जिस तरह नेपाल में मीडिया हाउस जलाया गया उससे गोदी मीडिया सबक ले। ये क्या तस्वीरें देखना चाहते हैं? मोदी को हरा नहीं सकते तो क्या ये रास्ता अपनाने की कोशिश है, भड़का के, उकसा के? जो नेपाल में हो रहा है क्या वो भारत में हो सकता है? क्या वो होना चाहिए? क्या इस तरह की अराजकता ये लोग देखना चाहते हैं? कई इस तरह के पोस्ट हैं। इसके अलावा साहब, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने कहा कि नेपाल में जैसा तख्ता पलट हुआ वैसा मोदी सरकार के साथ भी हो सकता है। इन सबके मन में लड्डू फूट रहा है, इन सबको इस आग में अराजकता की उम्मीद, और ये आग इनके कलेजे को ठंडक पहुंचाने वाली है। शायद कह रहे हैं कि अब मोदी सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए। बिहार कांग्रेस के नेता कृष्ण अल्लावरू और कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने नेपाल हिंसा को सही ठहराते हुए कहा कि भारत में भी नेपाल हिंसा का रिपीट टेलीकास्ट हो सकता है। भरोसा नहीं होगा आपको अपने कानों पर, लेकिन सुनिए एक एक शब्द को ध्यान से। सरकार को सतर्क होना चाहिए और बहुत ही सतर्कता के साथ काम करना। किस तरीके से नौजवानों ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो कॉरपोरेट वहाँ पे हावी हो रहा था, जिसके खिलाफ वहाँ के नौजवानों ने जो विद्रोह किया है, तो वो नेपाल के अंदर तख्ता पलट किया है। मोदी जी उसकी, इनकी सरकार को भी निश्चित सतर्क रहना चाहिए और वहाँ जो घटनाएं घटी हैं सतर्कता के साथ देश में मोदी जी को भी अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि यहाँ पर नौजवान बेरोजगार, जो आज भ्रष्टाचार चारों तरफ चल रहा है, इससे बिल्कुल सजगता के साथ, सतर्कता के साथ काम करना चाहिए। कि जब तक वोट चोरी चलती रहेगी, जनता के मुद्दों पे काम नहीं होगा और जब तक जनता का सेवा नहीं होगा और जनता का काम नहीं होगा तो जनता में आक्रोश बढ़ेगा और जब तक ये आक्रोश बढ़ता जाएगा तब तक खतरा बढ़ता जाएगा। सरकारें वहाँ के नौजवानों की या किसी भी सेक्शन की अगर उपेक्षा करती हैं तो वो कहीं ना कहीं आक्रोश की वजह भी बनती है और ये यहाँ भी ये बात लागू होती है। अब छोटी ना बिहार और नेपाल में ज़्यादा अंतर नहीं है, बगले में है। नेपाल भारत का एक सीमावर्ती ऐसा देश है जो बिहार से सटा है, जो वेस्ट बंगाल से उनसे बहुत सा एक भाग है, वो वेस्ट बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा यूपी से भी जुड़ा हुआ है। ये आग जो है, जो नेपाल में लगी है देश के सीमा पर, और हिंदुस्तान में 75 लाख 75 लाख नेपाली भी रहते हैं। ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है। देखिए, ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। साहब, मैं बार बार कह रहा हूं, ये विद्रोह शब्द, ये क्रांति नहीं, ये क्राइम है, ये आंदोलन ही अराजकता है। लेकिन सिर्फ नेता नहीं है, भारत में ऐसे कई लोग भी हैं जो नेपाल की तरह भारत में ना लोकतंत्र की लिंचिंग होता देखना चाहते हैं या सपना देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है, अगर आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। ऐसे जहरीले लोग चाहते हैं कि अच्छा ये पोस्ट तो इनका तो हटाने की ज़रूरत नहीं है, तो कांग्रेस की नेता हैं, इनको हमने ऊपर, ये अनुपम आचार्य इनका नाम है, ये एयरफोर्स में थी, ये लिख रही हैं, एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया, आपको शर्म आएगी, मुझे दिखाना पड़ रहा है। ये वित्त मंत्री को दौड़ाकर मारा गया वहाँ पर, उस पर इन्होंने लिखा कि ऐसे ही सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। अभी किसके लिए कह रही हैं आप समझ सकती हैं। हमारे देश में जो वित्त मंत्री हैं, एक नेपाल में वित्त मंत्री को दौड़ाकर मारा गया, पीटा गया, इनके मन में लड्डू फूटा। ये बहुत ही शर्मनाक और वाहियात पोस्ट था। मैं इसमें बीजेपी कांग्रेस छोड़ दीजिए, मैं ये मानसिकता शर्मनाक है
ये लिख रही हैं, ऐसे ही सोचने में आया साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। ये क्या साबित करना चाह रही हैं? ये खुद एक महिला है, कह रही है साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वित्त मंत्री को वहां पर दौड़ाकर पीटा गया। ये कई, मतलब मैं कह रहा हूं बहुत सारे ऐसे नेता, खुद को समाजवादी कहने वाले कुछ लोग तो सीधे सरकार और चुनाव आयोग को धमकियां दे रहे हैं। कह रहे हैं साहब कि जो नेपाल में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। कुछ लोग तो नेपाल में हिंसा के बाद भारत में इसके रिपीट टेलीकास्ट की मनोकामना दुआएं मांग रहे हैं। ये लोग देश के युवाओं को भड़काते हुए कह रहे हैं कि भारत के लोगों की नींद कब टूटेगी। जो लोग भारत को नेपाल का श्राप दे रहे हैं ना, अच्छा आज ना उन्हें नेपाल के मुद्दे पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुननी चाहिए। यह आज आपको शायद संभवतः ये खबर आपने मिस कर दी होगी। आज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा इस मुद्दे पर, नेपाल के मुद्दे पर? उन्होंने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। जस्टिस गवई और जस्टिस विक्रमनाथ ने नेपाल और बांग्लादेश की हिंसा और अस्थिरता का जिक्र किया। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान की शक्ति का जिक्र करते हुए कहा, इमरजेंसी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तब जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि ना सिर्फ कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई बल्कि इंदिरा गांधी अपनी सीट भी हार गई। लेकिन इसके बाद दूसरी सरकारें आईं और जब वो जनता को नहीं संभाल पाई तो उसी जनता ने इंदिरा गांधी को भारी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में पहुंचा दिया। ये हमारे संविधान की ताकत है, ये हमारे संविधान की ताकत है। भारत में संविधान सर्वोपरि है और इसलिए सभी को बराबर अधिकार है। वैसे नेपाल को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह भी है साहब कि 16 साल से कमजोर या असफल लोकतंत्र, जहां कोई सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। आप जानते हैं नेपाल में 16 साल में 14 प्रधानमंत्री बदल गए। 16 साल में 14 प्रधानमंत्री। क्या वहां लोकतंत्र की वापसी होगी या एक बड़ा सवाल ये राजशाही रिटर्न्स के बहाने दुनिया के पहले हिंदू राष्ट्र की वापसी हो सकती है? नेपाल दोबारा हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? यह सवाल क्यों मैं पूछ रहा हूं, अब बात इसकी। साहब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप जानते हैं आंदोलनकारियों की भी वहां पर मांग हो रही है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। कहते हैं कि राजनीति संकेतों की भाषा होती है। पिछले 2 दिन में साहब ऐसे कई बड़े संकेत मिले हैं जिससे सवाल उठते हैं कि क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बन सकता है क्या? पहली तस्वीर, सबसे बड़ा संकेत खुद नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज की एक तस्वीर को माना जा रहा है। कल नेपाली सेना ने जब देश का कंट्रोल, ये देखिए वो पोस्ट है, अपने हाथों में लिया तो आर्मी चीफ ने एक वीडियो संदेश जारी किया। तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। खास बात थी कि उनके पीछे नेपाल के राजा पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर थी। अब ये कौन है मैं आपको बताऊंगा। पृथ्वी नारायण शाह वो गोरखा राजा थे जिन्होंने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया। उन्हें नेपाल का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 54 अलग अलग राज्यों में बटे नेपाल को जोड़कर एक विशाल गोरखा साम्राज्य की स्थापना की। नेपाल के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर को सामने रखकर सेना प्रमुख का संबोधन सामने आने के बाद नेपाल में राजशाही की वापसी के कयास लगने शुरू हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर, नेपाल में हिंदू राष्ट्र की वापसी का दूसरा संकेत लोकतंत्र के सबसे बड़े समर्थक शहीद लखन थापा की प्रतिमा को हटाकर उनकी जगह पृथ्वी नारायण शाह की प्रतिमा स्थापित की गई। यानी जब नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी उस वक्त लखन थापा को नेपाल का सबसे बड़ा हीरो बताया जा रहा था और अब उनकी प्रतिमा हटाकर हिंदू राष्ट्र के प्रतीक राजा पृथ्वी नारायण शाह की प्रतिमा लगाई जा रही है। संदेश भी दिया गया। ये वो तस्वीर। तीसरी सबसे चौंकाने वाली बात यह कि नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने, आप जानते हैं, चुन चुनकर उन लोगों को निशाना बनाया जिन्हें नेपाल में हिंदू राष्ट्र का विरोधी माना जाता था। कल आंदोलनकारियों ने 19 सरकार के जिन जिन मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, उनके घरों को फूंक डाला, वो सभी वो नेता हैं जो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही लाने का विरोध करते हैं। जबकि इस हिंसक आंदोलन के बीच
नेपाल में राजशाही वापस लाने की मांग करने वाली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेताओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। चौथा बड़ा संकेत, कल प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक संसद को फूंक डाला। कुछ लोग कह रहे हैं सबूत है कि नेपाल के प्रदर्शनकारियों को अब लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, वो राजशाही ये नेपाल का संसद भवन जो फूंक दिया गया, राजशाही क्या वापस आएगी? क्या सेकुलर रहेगा नेपाल या फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा? नेपाल में अब से ठीक 6 महीने पहले भी आप जानते हैं एक आंदोलन हुआ था जिसमें हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग की गई थी। उस वक्त लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान राजा लाओ देश बचाओ, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ जैसे नारे लगाए थे। इस आंदोलन को राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का खुला समर्थन हासिल था। इसके अलावा आज किस तरह से नेपाल में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट आज भी हुई है, आज की वो सारी तस्वीरें इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए कि किस तरह से आज दूसरे दिन भी लगातार हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट और जेल ब्रेक भी हुई है। जेल ब्रेक नेपाल में देखिए। नेपाल में अराजकता की आग, हर तरफ हिंसा, बर्बादी, लूटपाट। आंदोलनकारियों का आतंक, मॉल, दुकान, कारोबारियों से लूट। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन कितना खतरनाक रूप ले चुका है, इन तस्वीरों में देखिए। कहीं शॉपिंग मॉल, दुकानों में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने खुलेआम लूटपाट की, तो कहीं अरबपति व्यापारी के घर को निशाना बनाया, कहीं बैंक लूटकर अराजकता फैलाई गई, कैदियों को जेल से भगा दिया गया, तो कहीं सड़क पर कुंफू करते हुए खुलेआम सेना को चुनौती दी जा रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि नेपाल में आंदोलनकारियों ने सिस्टम को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है। प्रदर्शनकारियों के सामने सिस्टम लाचार है और हर तरफ सिर्फ अराजकता, आगजनी और बर्बादी दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हैं जिनमें लोग दुकानों में घुसकर लूटपाट करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे लोग एक शोरूम से टीवी, एसी और फ्रिज जैसी चीजें उठाकर ले जा रहे हैं। इन लोगों को किसी का डर नहीं। शॉपिंग मॉल में घुसे, जिसके हाथ में जो आया वो अपनी पसंदीदा चीज को लेकर चलता बना। मेन बात तो डेमोक्रेसी, ये मेन बात तो करप्शन का है। करप्शन है, करप्शन लीडर है इधर, तो उसका विरुद्ध में। और युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही है सरकार। हाँ, रोजगारी नहीं है, कुछ शिक्षा में शुल्क नहीं है, स्वास्थ्य में नहीं है। वो बोल रहे हैं डेमोक्रेसी में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जनता के लिए डेमोक्रेसी नहीं आ रहा है। वो भ्रष्टाचारी लोग का लिए डेमोक्रेसी है। ये इतना सारा हम टैक्स पे कर रहे हैं और उनके बच्चे वहाँ विदेश में घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। इस सिस्टम के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है। सुनिए, जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब ये जो पुराना लोग है ना, वो कोई नहीं चला सकता है। अब युवक चाहिए, युवक चाहिए। अब युवक ये चलाएगा, ये पुराना जितना है वो सब बाइकाट। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, आज भी जो यहाँ पे युवा हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो नाराज हैं सरकार से। और कल जिस तरह से उनके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो दर्दनाक मौत हुई है, उससे विरोध प्रदर्शन आज भी जो है वो सड़कों पे जारी है। आप देख सकते हैं जगह जगह आगजनी की गई है और लोगों का विरोध प्रदर्शन है, लोग सड़कों पे हैं। लेकिन ये हाल सिर्फ शॉपिंग मॉल्स और दुकानों के नहीं है। कल तक जो प्रदर्शनकारी नेताओं के घर में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे थे, नेताओं और उनके परिवार के लोगों को सड़क पर दौड़ा कर मार रहे थे, अब उन्हीं आंदोलनकारियों के निशाने पर व्यापारी हैं। नेपाल के अरबपति कारोबारी उपेंद्र महतो के घर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया और लूटपाट की। कई जगहों में बैंकों के लूटे जाने की घटनाएं सामने आई हैं, तो कई जेलों से कैदियों को भगा दिया गया। नेपाल के नवलपरासी पश्चिम जिला कारागार में 500 से ज्यादा कैदियों ने हंगामा और आगजनी की। सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद कैदी जेल से भागने में कामयाब रहे।
नेपाल में आंदोलनकारियों के आतंक की एक से बढ़कर एक खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस सिंह दरबार में नेपाल के सभी मंत्रियों के दफ्तर हैं, वहां के गार्ड से आंदोलनकारियों ने बंदूकें छीन ली और जमकर हंगामा किया। तो वहीं नेपाल में संसद के अंदर से कुर्सियां निकाल कर ले जाते दिखे। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में किस तरह तोड़फोड़ मचाई थी, उसकी नई तस्वीरें सामने आई हैं। हम आपको एक वीआईपी जोन दिखा रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री जब संसद भवन में एंट्री करते हैं तो वो इसी जगह से होते हुए अंदर एंट्री करते हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है नेटवर्क 18 ग्रुप कि देखिए ये वीआईपी इलाका है। यहाँ पे तमाम वीआईपीज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते थे जब पार्लियामेंट का सेशन चलता था, महत्वपूर्ण कैबिनेट की मीटिंग होती थी। और देखिए यहाँ पर देखिए, ये अगर देखेंगे आप तो पूरा प्रीमाइसेस जो है वो तहस नहस हो गया है। यहाँ पर केवल लोहा और जो जाले जंगले हैं वो नजर आ रहे हैं। हर तरफ जो मलबा है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा हीट जो है हमें यहाँ पर महसूस हो रही है क्योंकि आगजनी हुई थी। और आप सोचिए मंजर यहाँ पे क्या रहा होगा। देखिए ये वीआईपी गेट है, ये वीआईपी गेट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये मेरे कैमरे में दिखा रहे हैं, ये वीआईपी गेट है। प्रधानमंत्री इसी गेट से यहाँ पर अंदर एंट्री करते थे और ये पूरा प्रीमाइसेस जो है ये पार्लियामेंट के अंदर का है। देखिए जहां से कि एक शख्स अभी आप देख रहे हैं जो वो आ रहे हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री यहाँ से आते थे। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार का घर हो या स्पीकर अग्नि प्रसाद सबकोटा का आवास, आंदोलनकारियों की तोड़फोड़ और लूटपाट की ही निशानियां नजर आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने कल नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस को भी निशाना बनाया था। वहां भी अब तबाही के निशान शेष बचे हैं। नेपाल की वर्तमान सरकार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कुर्सी छोड़ने के बाद भी भड़का हुआ है और कई सालों से सवरा हुआ नेपाल आज अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है।